आप सभी को नमस्कार। क्लॉक मी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण विधि के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें सर्वाधिक प्रचलित जो विधि है वो है झीलें। और झीलों के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें पढ़ने के बाद उसमें हम प्राकृतिक और कृत्रिम दो भागों में बांटा गया था, जिसमें हमने प्राकृतिक झीलों के बारे में अध्ययन कर लिया था और कृत्रिम झीलों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। अब कृत्रिम झीलों के बारे में हम आगे देखेंगे। ये है राजस्थान की झीलें। मैप के द्वारा भी हम झीलों को अच्छे से याद कर सकते हैं। अब है उदय सागर झील। उदय सागर झील है जो उदयपुर में स्थित है। उदय सागर झील है उदयपुर में, जिसका निर्माण उदय सिंह द्वारा 1559 से 1564 के मध्य करवाया गया था। और जो उदयपुर है, उदयपुर को राजस्थान की झीलों की नगरी कहा गया है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक झीलें पाई जाती है और उदयपुर को राजस्थान की झीलों की नगरी कहा गया है। और उदय सागर के संदर्भ में हमने एक चीज़ का और अध्ययन किया था। जब नदियाँ हम पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जब आयड़ नदी निकल के उदय सागर में गिरती है, आयड़ नदी आकर उदय सागर में गिरती है और उसके बाद यहाँ से निकलती है, तो उसका नाम बेड़च हो जाता है। तो उदय सागर में कौन सी नदी आकर मिलती है? आयड़ नदी। आगे देखेंगे आना सागर। आना सागर है जो अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण 1137 में अर्णोराज द्वारा करवाया गया था। और इसका निर्माण किस हेतु करवाया गया था? जब तुर्की सेना है उससे जब युद्ध हुआ था, तो उसके खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए निर्मित की गई थी आना सागर झील। आना सागर झील का निर्माण इसलिए किया गया था कि जो तुर्की सेना है उसके खून से जो धरती का रंग लाल हो गया था, उसको साफ करने के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। आगे है इसके संदर्भ में कि सम्राट जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग का निर्माण करवाया। अब इसका नाम है सुभाष उद्यान। इसे सुभाष उद्यान कहा गया है और जहांगीर ने इस दौलत बाग का निर्माण करवाया था। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि दौलत बाग में जहांगीर व टॉमस रो की मुलाकात हुई थी। दूसरी चीज, यहीं पर नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार किया था। इसी उद्यान में नूरजहां की माँ ने यहाँ पर इत्र का आविष्कार किया था। शाहजहां ने बारादरी नामक संगमरमर इमारत का निर्माण करवाया था इस जगह पर। आना सागर झील के किनारे पर बारादरी नामक संगमरमर की इमारत थी और उसका निर्माण करवाया गया था। बांडी नदी का पानी। अब जो बांडी नदी है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? पाली से। बांडी नदी है जो अपना जल ले जाकर आना सागर में अपना जल गिराती है। बांडी नदी की एक विशेषता ये है कि इसके ऊपर हेमावास बांध का निर्माण किया गया है। अगला है फाय सागर झील। फाय सागर झील है वो अजमेर में स्थित है और इसका निर्माण अंग्रेज इंजीनियर फॉय के निर्देशन में किया गया। और इसका निर्माण फॉय के निर्देशन में किया गया, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? फाय सागर झील। आगे है राहत कार्य के दौरान, अकाल राहत कार्य के दौरान मांडी नदी को रोककर, मांडी नदी है उसे रोककर इसका जो अतिरिक्त पानी है उसको आना सागर में भेजा गया। जिसका अतिरिक्त पानी है वो कहाँ ले गया? आना सागर झील में एकत्र किया गया। आगे है बालसमंद झील। बालसमंद झील का निर्माण हुआ 1159 में और बालसमंद झील कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अब इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? गुर्जर प्रतिहार शासक बालक राव द्वारा इसका निर्माण किया गया, जिसके कारण इसका नाम पड़ा बालसमंद झील।
आगे है कायलाना झील। कायलाना झील जोधपुर में स्थित है और इसका निर्माण महाराणा सरप्रताप सिंह ने करवाया था। किसने? महाराणा सरप्रताप सिंह ने। आगे है सिलीसेठ झील। ये सिलीसेठ झील है जो अलवर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा 1845 में अपनी रानी हेतु शाही महल और लॉन्ज बनवाया। यहाँ पर जो महाराजा विनय सिंह द्वारा सिलीसेठ झील का निर्माण करवाया गया और इन्हीं के द्वारा 1845 में अपनी रानी हेतु शाही महल व लॉज बनवाया, जो वर्तमान में लेक पैलेस होटल के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी जगह पर क्या स्थित है? सरिस्का अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा और अन्य झीलें ये हैं, जैत सागर बूंदी में है, तालाब साई धौलपुर में है, राम सागर धौलपुर में है, तेज सागर प्रतापगढ़ में है, मूल सागर जैसलमेर में है, अमर सागर भी जैसलमेर में है, गजरूप सागर ये भी जैसलमेर में है, जो कृत्रिम झीलों के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे खारे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम देखेंगे खारे पानी की झीलें। और ये जो खारे पानी की झीलें हैं जो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। जो उत्तरी पश्चिमी भाग जो मरुस्थलीय इलाका है, तो ये किसके अवशेष माने गए हैं? तैतीस सागर के अवशेष माने गए हैं। और यहाँ पर इस भाग में जो है खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। और खारे पानी की झीलों का कारण इसलिए है कि यहाँ पे खारा पानी क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर माइका सिस्ट नामक चट्टान पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ का जल खारा पाया जाता है। इसी में हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, जिसमें पहली है सांभर झील, जयपुर में है। फलोदी जोधपुर में है। रेवासा सीकर में है। काछोर ये भी सीकर में है। इसे कद्दौर भी कहा जाता है। डेगाना नागौर में है। कुचामन भी नागौर में है। ताल छापर चूरू में है। ताल छापर अभयारण्य भी है। कावोद जैसलमेर में है। लून करनसर बीकानेर में है। डीडवाना नागौर में है। और पचपदरा ये प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं। पचपदरा है जो बाड़मेर में है। हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण झील है कावोद झील। अब ये कावोद झील है जो जैसलमेर में स्थित है और यहाँ पर राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन है जो कावोद झील में किया जाता है, जो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ नमक पाया जाता है। लून करनसर, लून करनसर है बीकानेर में, जो बीकानेर में पाया जाता है लून करनसर। और यह जो है राजस्थान या भारत की उत्तरतम खारे पानी की झील है। यह झील लून करनसर है जो राजस्थान के सबसे उत्तरतम भाग में पाई जाती है और भारत की भी सबसे उत्तरतम भाग में पाई जाती है। लून करनसर झील ही खारे पानी की झील है जो भारत के भी सबसे उत्तरतम भाग में पाई जाती है। इसके अलावा कोई खारे पानी की झील उत्तरी भाग में नहीं पाई जाती। अब आगे है डीडवाना। डीडवाना है जो नागौर में है और यहाँ पर सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। किसका? सोडियम सल्फेट का। और ये नमक जो है ये खाने योग्य नहीं होता है। इसका निर्माण खाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका निर्माण जो है रंगाई छपाई व चमड़ा उद्योग के लिए इसका जो जल है या फिर इसका जो नमक है उसमें उपयोग में लिया जाता है। किसमें? चमड़ा उद्योग में या रंगाई छपाई उद्योग में इसका काम लिया जाता है। अगली है पचपदरा। पचपदरा है जो बाड़मेर में स्थित है और यहाँ पर खाने योग्य सर्वश्रेष्ठ नमक का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि इसमें 98% NaCl की मात्रा होती है। तो ये सर्वश्रेष्ठ नमक पाया जाता है पचपदरा में।
खारवाल जाति के लोग हैं जो मोरली या मोरड़ी झाड़ी का उपयोग करके नमक बनाते हैं। अगली है सांभर। सांभर है जो जयपुर में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी आंतरिक नमक उत्पादक झील है, जो भारत का कितना प्रतिशत नमक उत्पादित करती है? 8.7% नमक का उत्पादन करती है। यह इसको क्या है कि रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है। रामसर साइट आर्द्रभूमि क्षेत्र होता है। यहाँ पर एल्गी या शैवाल या बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसमें है जो बैक्टीरिया पाया जाता है, शैवाल पाया जाता है या फिर उसे एल्गी भी कहा जाता है, जिसका निर्माण किया जाता है। खाद्य निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब झीलें हमने अध्ययन कर लिया है। परंपरागत जल संरक्षण के अंतर्गत हमने प्रमुखतः जो विधि है वो है झीलें, उसका हमने अध्ययन कर लिया है। अब अगली विधि है तालाब, जो वर्षा जल संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और यह प्राचीन काल से ही इसका निर्माण होता आया है। अब ये तालाब है जो वर्षा जल संरक्षण की विधि है और इस तालाब है यह अधिकतर जो ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। झीलें देखेंगे तो झीलें हमें शहरी क्षेत्रों में भी मिलती है, लेकिन तालाब है जो प्रमुखतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल है उसे एकत्र करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है और यह एक प्रमुख जल संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जो पीने योग्य एवं सिंचाई के लिए जो है इनका निर्माण किया जाता है। और ये प्राचीन समय में तालाबों को धार्मिक सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया गया था। अब इसमें क्या है कि धार्मिक सुरक्षा इनको प्रदान की गई थी, क्योंकि जो वर्ग पाए जाते थे समाज में, जो वर्ग पाए जाते थे, वैश्य हुआ, शूद्र हुआ, तो इन समाजों के अलग अलग तालाब होते थे और वो अपने ही तालाबों को उपयोग में ले सकते थे, किसी और के तालाब को उपयोग में नहीं लेते थे। वर्तमान में शहरीकरण के कारण और जनसंख्या विकास के कारण या जनसंख्या दबाव के कारण एवं औद्योगिक विकास के कारण तालाबों का अस्तित्व है जो समाप्त हो चुका है, यानी कि समाप्ति के कगार पर ही है। इन तालाबों का जो अस्तित्व है वो जो समाप्ति के कगार पर ही है, क्योंकि जो शहरीकरण बढ़ा है, औद्योगिक विकास हुआ है, जिसके कारण क्या है कि तालाब हैं जो प्रदूषित हुए हैं। अब राजस्थान में जो सर्वाधिक तालाब हैं जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जो दक्षिणी भाग है और दक्षिणी पूर्वी भाग है, यहाँ पर तालाब है जो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। और राजस्थान में तालाबों से जो 0.63% भाग पर सिंचाई होती है तालाबों से। राजस्थान में सबसे ज़्यादा तालाबों से सिंचाई कहाँ होती है? उदयपुर संभाग में। ये तो क्या है कि उदयपुर संभाग है। अगर जिला पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में, फिर दूसरे नंबर पर उदयपुर में, तीसरे नंबर पर डूंगरपुर में और चौथे नंबर पर बांसवाड़ा में। तो सबसे ज़्यादा जो तालाबों से जो सिंचाई की जाती है वो है भीलवाड़ा जिले में। और अगर संभाग पूछा जाए या डिवीज़न पूछा जाए तो उसमें आ जाएगा उदयपुर संभाग। राजस्थान के प्रमुख तालाब। अब इसके अलावा जो हम देखेंगे कि जो राजस्थान के प्रमुख तालाब हैं, यानी कि ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि तालाब, ये इनके तालाबों का नाम दे दिया जाता है और आगे झीलें दे दिए जाते हैं। उन्हें सुमेलित कराया जाता है कि ये कौन सा तालाब है जो कहाँ पाया जाता है, कौन से ज़िले में पाया जाता है। अब हम देखेंगे गढ़सीसर तालाब, जिसे सर्वाधिक पूछा गया है, जो जैसलमेर में स्थित है। तेज सागर तालाब प्रतापगढ़ में है। एडवर्ड सागर जो डूंगरपुर में है। पद्मिनी तालाब चित्तौड़गढ़ में है। वानकिया तालाब जो भी चित्तौड़गढ़ में है। बारेठा तालाब भरतपुर में है। कीर्ति मोरी तालाब बूंदी में है। हिंडोली तालाब ये भी बूंदी में है। सोना पानी तालाब
ये चित्तौड़गढ़ में है। मुरालिया, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। अब अगला है बड़ी तालाब। बड़ी तालाब है जो उदयपुर में है। और मत्स्य बीज संग्रहण केंद्र, इसे घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया? मत्स्य बीज संग्रहण का केंद्र है यहाँ पर बड़ी तालाब में है। लाखोटिया तालाब, यह है पाली में है। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में कौन कौन से तालाब पाए जाते हैं? काला सागर, जंगली तालाब, सुख सागर प्रमुख रूप से सवाई माधोपुर में पाए जाते हैं। अगला है सरेली तालाब। सरेली तालाब है जो भीलवाड़ा में है। तालाब शाही है जो धौलपुर में है। पन्ने शाह का तालाब है जो झुंझुनू में है। परंपरागत जल संरक्षण में ही हम पढ़ेंगे बावड़ियाँ। ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछे जाते, लेकिन कभी कभी इनमें से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो परंपरागत जल संरक्षण में हम पढ़ेंगे बावड़ियाँ, जिसे वापी भी कहा जाता है। विशेष प्रकार के जल स्रोत हैं ये। वो कैसे? क्योंकि इनमें एक जल कुंड पाया जाता है और कई सीढ़ियाँ पाई जाती है। यानी कि ये तो हो गया जल कुंड और इधर हो गई सीढ़ियाँ। इस तरह से अनेक सीढ़ियाँ पाई जाती हैं और बीच में यहाँ पर ये कुंड पाया जाता है। और जो जल है उसका संरक्षण इन सीढ़ियों के द्वारा किया जाता है। इन सीढ़ियों से होकर जल इसमें एकत्र हो जाता है, जिन्हें बावड़िया कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण ही है और ये पुण्य प्राप्ति के लिए इनका निर्माण किया जाता है बावड़ियों का। अब एक किताब है जिसमें इन बावड़ियों को 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। अपराजित पृच्छा, ये एक किताब है जो इसके रचनाकार कौन है? भुवन देवाचार्य। और इसमें क्या है कि बावड़ियों को 4 भागों में बांटा गया। पहला है नंदा बावड़ी, जिसमें एक द्वार होता है और 3 कूट होते हैं। इसका उद्देश्य है जो मनोकामना पूर्ण हेतु इनका निर्माण किया जाता है, यानी कि मनोकामना पूर्ण हेतु जो बावड़ियाँ बनाई जाती है उसने नंदा बावड़ी कहा जाता है। अगली है भद्रा बावड़ी। इसमें 2 द्वार होते हैं, 6 कूट होते हैं और ये सबसे सुंदर बावड़ियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। जया बावड़ी, जया बावड़ी में 3 द्वार होते हैं, 9 कूट होते हैं। चौथा है सर्वतोमुख, सर्वतोमुख जिसमें 4 द्वार होते हैं, 12 कूट होते हैं। जो राजस्थान में है, जो सर्वाधिक बावड़ियाँ हैं जो बूंदी जिले में पाई जाती हैं, इसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है या फिर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहा जाता है। स्टेप वेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। बूंदी में ही सर्वाधिक बावड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण इसे बावड़ियों का शहर कहा गया है। अब हम प्रमुख बावड़ियाँ देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है चांद बावड़ी। अब ये चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा में स्थित है और इसे तिलिस्मा बावड़ी की भी संज्ञा दी गई है चांद बावड़ी को। इनका निर्माण है जो गुर्जर प्रतिहार काल में इनका निर्माण किया गया था, जिसमें निकुंभ क्षत्रिय चंद्र के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था चांद बावड़ी का। अगली है रानी जी की बावड़ी जो बूंदी में स्थित है। भावल देवी की बावड़ी जो बूंदी में स्थित है। काकी जी की बावड़ी ये भी बूंदी में स्थित है। अगली है त्रिमुख की बावड़ी जो उदयपुर में स्थित है। लवान बावड़ी ये दौसा में स्थित है। मांझी की बावड़ी, मांझी है जो आमेर में है, जो जयपुर में स्थित है। अगला है तापी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है। खातना बावड़ी ओसिया जोधपुर में स्थित है। एक चट्टान की बावड़ी यह भी जोधपुर में स्थित है, मंडोर में। अगली है नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है। अगली है जालप जो जोधपुर में स्थित है।
हमने परंपरागत जल संरक्षण के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम देखेंगे आधुनिक जल संरक्षण विधि। आधुनिक जल संरक्षण की विधि में हम दो विधियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली है रेन वाटर हार्वेस्टिंग और दूसरी है शुष्क कृषि पद्धति। आधुनिक जल संरक्षण में हम सबसे पहले देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो वर्षा के जल संग्रहण या संरक्षण के लिए निर्माण किया जाता है। पहला है वर्षा के जल को सीधे ज़मीन में उतारना, यानी कि जो वर्षा का जल है उसको एक गड्ढे में एकत्र करके उसे भूमिगत करना। यानी कि हमने देखा है कि जैसे जल को जितना भूमि में जाएगा, भूमिगत जल का स्तर उतना ही ऊंचा होता जाएगा। तो हम वर्षा के जल को सीधे ज़मीन में उतारेंगे। एक विधि तो ये हो गई। दूसरी है खाई बनाकर रिचार्जिंग, यानी कि खाई बनाकर उसमें जल को एकत्र करके भूमि में जल की आपूर्ति करना। कुओं में पानी उतारना। अब हम देखेंगे कुओं में नालियों के द्वारा या फिर कुछ गड्ढे, लंबी लंबी खाइयाँ बनाकर कुएं में बारिश के दौरान कुएं में पानी को एकत्र करना। ट्यूबवेल में पानी उतारना। अगला है टैंक में जमा करना पानी को, यानी कि जो टैंक बना लिए जाते हैं घरों में, हम देखेंगे कि जो छत का पानी है वो टैंक में एकत्र किया जाता है। तो इस तरह से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के दौरान रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जल का एकत्र या फिर संग्रहण करते हैं। अब इसी के अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग में राज्य सरकार द्वारा जो 300 वर्ग मीटर से अधिक, जो 300 वर्ग मीटर क्षेत्र है उससे अधिक के जो परिसर हैं, संस्थान है या प्रतिष्ठान है, वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है अनिवार्य कर दिया गया है कि वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंतर्गत जल का संग्रहण किया जाएगा और यह अनिवार्य है। अगली है शुष्क कृषि पद्धति, जिसमें दो विधियाँ हैं। एक है फुहारा पद्धति और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, जिसके अंतर्गत हम जल का संरक्षण करते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे।